चलो साथी शुरू करते हैं स्मार्ट जीके जीएस क्लास। यहाँ पर बेटा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली लगभग सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सारे क्वेश्चन आपके इसी में से पूछे जाएंगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। हर एक चीज आपको बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है। आप चाहो तो इन क्वेश्चंस की नोट्स भी बना सकते हो, है ना। 4-5 दिन में जो आपका एग्जाम होगा बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करना है, ठीक है ना। अगर कुछ जानकारी छूट जाती है तो कल एक 20-25 मिनट का वीडियो और मैं अपलोड कर दूंगा, उसे भी आप लोग देख लेना, उसी से सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। भारत से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा किसने दिया है, ठीक है ना। हु गिव्स द स्लोगन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये किसने कहा था? तो आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में सबको जानकारी होगी ही। सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक चीज और बता दें, जो इंडियन नेशनल आर्मी है, इंडियन नेशनल आर्मी है, ठीक है ना, भारत की जो फौज है इंडियन नेशनल आर्मी, उसका गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है ना। उसी से रिलेटेड इन्होंने एक नारा दिया था और कुछ आर्मियों की, कुछ आदमियों की एक फौज बनाई थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। बात क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद इज एसोसिएटेड विद द होम, ठीक है ना। तो इंकलाब जिंदाबाद आपको पता है लाला लाजपत ने दिया क्या? नहीं। किसने दिया? भगत सिंह ने दिया है। किसने दिया है? भगत सिंह ने दिया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, नारा किसने दिया? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये नारा दिया है बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखना है, जो बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है ना, स्वराज की सबसे पहले मांग करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। जो स्वराज की सबसे पहली मांग की थी वो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी, और उन्होंने ये नारा दिया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि स्वराज की सबसे पहली मांग किसने उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत फेमस नारा है, आपको पता है करो या मरो का नारा किसने दिया था, ठीक है। तो करो या मरो का नारा आपको पता है किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? अब हमें ये तो पता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया, लेकिन किस आंदोलन से जुड़ा है? तो आप देखोगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर स्वदेशी मूवमेंट। तो इसका आंसर क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें रहेंगी, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, उस समय नारा ये दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है ना। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पर देखो वन लाइनर क्वेश्चंस को शामिल किए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस शामिल करना इतना ज्यादा वो नहीं है। वन लाइनर क्वेश्चंस इंफॉर्मेशन के तौर पर आप देखो, भारत में असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ? असहयोग आंदोलन मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन में आपको पता है कि उस समय जब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर एक बात आई थी कि सभी लोग अंग्रेजों को सपोर्ट करना बंद कर दें, अंग्रेजों के कपड़े पहनना बंद कर दें, अंग्रेजों का सामान खरीदना बंद कर दें, अंग्रेजों की नौकरी करना छोड़ दें, है ना। तो जो वकील थे उन्होंने वकालत करना छोड़ दिया, आपको पता है। बच्चों ने स्कूल तक छोड़ दिए थे, है ना। महिलाओं ने विदेशी कपड़ों की, साड़ियों की, चूड़ियों की होली जलाई थी, ठीक है ना। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? आपको सन याद रखना है, 1920 में चलाया गया था, ठीक है। आगे देखो अगला पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन
किस वर्ष शुरू किया गया था? अब ये कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ये क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। ठीक है ना, ये क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया गया था, 1942 में। किसके द्वारा चलाया गया था? तो आप कहोगे गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? दांडी मार्च के बारे में जानकारी ले लें तो दांडी मार्च जो स्टार्ट किया था वो किसने किया था? ये भी है ना, ये भी गांधी जी ने किया था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। ठीक है ना, ये किसके लिए था? दांडी मार्च जो किया गया था, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह, कुछ लोगों को इकट्ठा कर कर गांधी जी ने गुजरात में समुद्र के तट तक इन्होंने यात्रा निकाली थी। अगर ये बात करें तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत इस आंदोलन को किया गया था। तो आपको याद रखना है कि दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। किसने शुरू किया था? गांधी जी ने शुरू किया था। किस लिए शुरू किया था? ये एक प्रकार का नमक सत्याग्रह था, है ना। अंग्रेजों ने कहा था कि भारतीय लोग अब यहाँ से नमक नहीं निकाल पाएंगे या इधर का नमक यूज नहीं कर पाएंगे। तब गांधी जी बंदरगाह पर जाते हैं, वहां से है ना नमक उठाते हैं और कहते हैं कि हम इसका यूज करेंगे। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट आप देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है 1905 में। कब से होती है? 1905 में। आपको याद रखना है कब से होती है? 1905 में होती है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, तो आप कहोगे नील की खेती से संबंधित है। किससे संबंधित है? नील की खेती से संबंधित है। आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने भारत में आकर सभी किसानों से ये बोला कि अब हमें यहाँ पर नील की खेती करना है। क्यों? क्योंकि नील की खेती करने से होता क्या है कि जो फसल होती है, नील की जो फसल होती है, उसकी वजह से जमीन खराब होने लगती है। ठीक है ना, जब आप एक जमीन पर बार बार नील की खेती करोगे तो वो जमीन क्या हो जाएगी? खराब होने लगेगी। ठीक है ना, तो अंग्रेज चाहते थे, लेकिन ये नील बिकती महंगी थी, इसीलिए अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय लोग नील उगाएं और हम इसे दुनिया भर में बेचकर पैसे कमाएं। लेकिन इससे होता क्या था कि भारत के लोगों की जो जमीनें थी वो खराब होने लगी थी। उसी को लेकर नील सत्याग्रह यानी कि नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। क्लियर है? आगे देखो, खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य से जुड़ा है? तो आप कहोगे गुजरात से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य से जुड़ा है? तो आप कहोगे गुजरात से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख कारण था नमक कानून, जो अभी मैंने आपको बताया। क्लियर है? आगे देखो, भारत का पहला जन आंदोलन कौन सा माना जाता है? भारत का पहला जन आंदोलन कौन सा माना जाता है? विच इज कंसीडर्ड द फर्स्ट मास मूवमेंट इन इंडिया। जन आंदोलन तो किसे माना जाता है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को माना जाता है ना। असहयोग आंदोलन, असहयोग, असहयोग आंदोलन। ठीक है, माना जाता है कि असहयोग आंदोलन ही एकमात्र ऐसा आंदोलन है जिसमें बच्चों से लेके बड़ों से लेके बूढ़ों तक सभी ने पार्ट लिया था, सभी ने साथ एक साथ आए थे। इसीलिए पहला जो जन आंदोलन है माना जाता है असहयोग आंदोलन, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को माना जाता है। ठीक है, आगे आप देखोगे तो यहाँ देखो कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, आप ये इमेज देख पा रहे होगे। ठीक है, ये इमेज क्या है? जलप्रपात का मतलब क्या होता है? झरना। जलप्रपात का मतलब क्या होता है? झरना। तो आप ये झरना देख पा रहे होगे। ठीक है, तो कुचिकल जलप्रपात कहाँ पर है? तो आप कहोगे कर्नाटक पे है। भारत का सबसे ऊंचा झरना है ये, भारत का सबसे ऊंचा, इसकी जो लंबाई है, ठीक है, या आप कहो जो ऊंचाई है, ये सबसे ज्यादा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जो झरना है जिसे अपन जलप्रपात भी बोलते हैं, कौन सा है? कुचिकल।
ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई कितनी है 455 मीटर, ठीक है, 455 मीटर इसकी ऊंचाई है कुचिकल जलप्रपात की। ये आप झरना देख रहे होगे कितना बढ़िया लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है झरना, ठीक है। तो जो कुचिकल जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा झरना माना जाता है। कहाँ पर है तो आप कहोगे कर्नाटक में। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 455 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे देखेंगे यहाँ पर देखो आप भारत में सबसे ऊंचा टॉलेस्ट इन इंडिया। तो आप देखोगे ये जो पर्वत बना हुआ है, पर्वत शिखर जो आप ये देख रहे हो, ठीक है, इसका नाम क्या है तो इसका नाम है K2। इसका नाम क्या है K2 इसका नाम है, ठीक है ना, K2 नाम है। और इसे हम गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसे जानते हैं। तो अगर K2 लिख के आए या गॉडविन ऑस्टिन लिख के आए, बात एक ही है। शॉर्ट में हम लोग गॉडविन ऑस्टिन को K2 बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी जो आप देख रहे होगे ये जो ऊंचाई है, ठीक है ना, यहाँ से लेके पूरी मापी जाती है, तो ये आपकी हो गई ये वाली ऊंचाई कितनी है 8611 मीटर। कितनी है 8611 मीटर, है ना। अच्छा, अगर पूछे कि ये है कहाँ पर, ठीक है, तो ये है कहाँ पर, तो अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो कराकोरम रेंज कहाँ है, कराकोरम रेंज, ठीक है, कराकोरम रेंज तो कहाँ पर है, कराकोरम में है, ठीक है। तो कराकोरम रेंज में ये उपस्थित है। आपको ध्यान रखना है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है किसकी है, K2 की है, गॉडविन ऑस्टिन की है, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला जो पॉइंट है यहाँ पर आप देखोगे भारत का सबसे पुराना शहर, सबसे पुराना शहर, ठीक है, ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो आप देख रहे हो ये बनारस, बनारस शहर है, ठीक है, बनारस शहर बना हुआ है पूरा। अब देखो कितना बढ़िया कितना प्यारा दिखाई दे रहा है चित्र में, है ना। तो बनारस जो है दुनिया का सबसे पुराना शहर है। भारत का तो सबसे पुराना है ही है, लेकिन अगर हम कहें कि दुनिया का पहला शहर, ठीक है, तो दुनिया का पहला शहर भी कौन सा है, बनारस ही दुनिया का पहला शहर माना जाता है, ठीक है, सबसे पुरानी सिटी में आता है, ठीक है ना। है कहाँ है आपको पता है, बनारस में है। कितने साल पुराना है तो 5000 साल। कितने साल, 5000 साल पुराना है। आज से 5000 साल पहले बनारस शहर उपस्थित था। तो सोचो 5000 साल पहले एक शहर था, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अगर यहाँ पर देखें तो जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, कौन सा मंदिर, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है, ठीक है, जो टेम्पल है कहाँ पर उपस्थित है, ये भी बनारस में ही उपस्थित है। आगे देखें अगर, है ना, तो इसका उल्लेख जो है, इसका उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद में भी मिलता है ना, पुराणों में भी मिलता है, ठीक है। तो ऋग्वेद और पुराणों में हमें जानकारी मिलती है बनारस शहर की। ऋग्वेद और पुराण भी हमारे कितने साल पुराने हैं, लगभग 4 से 4500 साल पुराने हैं, है ना। वहां भी हमें जानकारी मिलती है कि बनारस शहर उपस्थित था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और बनारस आपका पड़ता कहाँ है तो आपको पता है, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर हो गया या बनारस हो गया, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है ना, उत्तर प्रदेश में उपस्थित है। क्लियर है। चलो आगे देखो, अब यहाँ पर देखोगे कुछ विटामिन के नाम दिए हुए हैं और बगल में दिया हुआ है उनसे होने वाली बीमारी, ठीक है, कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, हमें ये भी पता होना चाहिए, बेसिक जानकारी है बिल्कुल। अगर आप देखोगे विटामिन ए से, है ना, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है तो आप कहोगे रतौंधी होती है। कौन सी होती है, रतौंधी होती है। सारे नाम याद नहीं करना है, जिस पर अंडरलाइन कर रहे हैं केवल उस पर ज्यादा फोकस आपको करना है, ठीक है। तो विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है तो आप कहोगे रतौंधी होती है। रतौंधी कैसी बीमारी है तो ये एक प्रकार की आंख की बीमारी है। कैसी बीमारी है, आंख की बीमारी है, ठीक है ना। अगर हम कहें विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में मिलता है तो आप कहोगे गाजर में मिलता है। किस में मिलता है तो आप कहोगे गाजर में मिलता है। विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में मिलता है तो आप कहोगे गाजर में मिलता है। अगर हम बात करें विटामिन B1 की, किसकी, B1 की, तो इससे कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी, ठीक है। तो ए से आपको रतौंधी याद रखना है, B1 से आए तो आपको बेरी बेरी याद रखना है, B2 से आए तो ये त्वचा फटना, आंखें लाल होना,
ये होता है विटामिन B2 की कमी से। अगर बात करें B3 की कमी से तो दाद होना, है ना, जो बॉडी में कभी होता है ना कि कहीं खुजली होने लगती है या दाग टाइप का पड़ जाता है खुजाते खुजाते, तो ये जो B3 है इसकी कमी से होता है। अगर B5 की बात करें तो बालों का सफेद होना या मंद बुद्धि होना, ये क्या होता है, विटामिन B5 की कमी से होता है। बालों का सफेद होना या बच्चों का मंद बुद्धि हो जाना, ठीक है। अब बात करें विटामिन B6 की तो एनीमिया हो जाता है या त्वचा रोग हो जाता है। एनीमिया का मतलब क्या है, तो एनीमिया का मतलब है, यहाँ पर आपको याद रखना है एनीमिया, ठीक है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, खून की कमी, ठीक है। तो खून की कमी, ठीक है ना, विटामिन 6 से आपको याद रखना है खून की कमी, जिसे अपन एनीमिया बोलते हैं या त्वचा रोग। विटामिन 7 का क्या है, कल्म या मांसपेशियों में दर्द। तो यहाँ आपको कल्म याद मत करना, मांसपेशियों में दर्द याद करना, ठीक है ना। अब देखिए विटामिन B11, यहाँ से भी एनीमिया होता है, पेचिस होता है, तो आप इसे नहीं भी याद करोगे तो भी काम चल जाएगा। विटामिन C देखो, विटामिन C इंपॉर्टेंट है पांडु रोग यानी कि स्कर्वी, ठीक है। विटामिन C पांडु रोग यानी स्कर्वी। विटामिन C आप देखोगे तो खट्टी चीजों में पाया जाता है, खट्टी चीजों में पाया जाता है। खट्टी चीजें कैसे, जैसे आपका नींबू हो गया, है ना, जैसे हम कहें संतरा हो गया, ठीक है। तो जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं, खट्टे फल होते हैं, उनमें विटामिन C पाया जाता है, ठीक है। अब बात करें विटामिन D की, तो विटामिन D से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। और विटामिन D हमें कहाँ से मिलता है, तो आप कहोगे धूप से मिलता है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है, धूप से मिलता है। विटामिन ई की बात करें तो जनन शक्ति में कमी, ठीक है ना। विटामिन ई में देखो रक्त का थक्का जमना, ये भी हमारा होता है, रक्त का थक्का जमना। ये गलत लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, ठीक है ना। क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता, नहीं जमता, ठीक है ना। रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का नहीं जमता से मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे आपको चोट लग जाती है और ब्लड आने लगता है, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर में ब्लड ऑटोमेटिक रुक जाता है, क्योंकि उसमें थक्के बनते हैं, तो वो ब्लड ऑटोमेटिक रुक जाता है। लेकिन अगर विटामिन ई की कमी है तो वो क्या होगा कि वो उस ब्लड में थक्के नहीं बनेंगे और वो ब्लड लगातार बहता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। आप उसमें मलहम पट्टी भी लगा दोगे तब भी वो ब्लड रुकेगा नहीं, वो ब्लड लगातार बहता रहेगा। किसकी वजह से होता है ये, विटामिन के की वजह से, ई की वजह से होता है, ठीक है। विटामिन के की अगर बात करें तो त्वचा का, है ना, त्वचा रोग होता है, ठीक है। तो त्वचा रोग बस आपको याद रखना है, पूरा याद नहीं करना है, ठीक है। विटामिन ई में देखो तो जनन शक्ति कमजोर हो जाती है, ये हमने ऊपर पढ़ ही लिया, ठीक है ना। विटामिन के में आप देखोगे रक्त का थक्का ना जमना, यहाँ से दोबारा वही चीज आ जाती है हमारी, तो इसके लिए भी हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये चीज गलत लिखी हुई तो इसे आप हटा देना, ठीक है। तो ये जानकारी आपकी इतनी होगी विटामिन को लेकर। अब अगर आगे देखें हम तो यहाँ देखोगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो कौन सी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। किसकी है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, यानी सरदार पटेल की है स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगर बात करें कि ये है कहाँ, तो आप कहोगे ये कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। उद्घाटन किसने किया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति के तौर पर जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप कहोगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। अगर हम पूछें भारत से होकर होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी, ठीक है। ये जो गंगा नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी, तब फिर आप आंसर क्या लगाओगे, ब्रह्मपुत्र। क्या लगाओगे, ब्रह्मपुत्र।
ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलकर चाइना में जाती है, यानी ये भारत की नदी नहीं है, चाइना से फिर भारत में आती है। बट ठीक है, तो भारत से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से भी ज्यादा बड़ी है, लेकिन अगर पूछे केवल भारत की बताओ तो हम लगा देंगे गंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आगे है हमारा, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है ना? तो भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, क्या नाम है इसका? भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल इसका नाम है। ठीक है ना। ठीक है, इसे सादिया बिजली के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है ना। आगे देखो, भारत की सबसे लंबी सड़क अगर पूछे कि सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो NH-44 भारत की सबसे लंबी सड़क है। कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो NH-44 श्रीनगर से कहाँ है? कन्याकुमारी तक है। ठीक है ना। आपको याद रखना है भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। आगे हम देखेंगे तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? आप सबको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करें भारत का पहला उपग्रह, उपग्रह यानी कि फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, तो कौन सी है? आर्यभट्ट। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे? आर्यभट्ट। ठीक है, तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है, यानी सैटेलाइट है। सैटेलाइट मतलब आपको पता है ना, जो स्पेस में जाके पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, उसी को अपन सैटेलाइट बोलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध पूछे तो क्या लगाएंगे अपन? उत्तराखंड में है टेहरी डैम। हिंदी में क्या लिखेंगे? टेहरी बांध। टेहरी बांध। ठीक है, टेहरी बांध है कहाँ? तो आप कहोगे उत्तराखंड में टेहरी बांध उपस्थित है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध हो गया अपना। उसके बाद देखोगे भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री है। आगे बात करें हम कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आप क्या लगाओगे? दक्कन का पठार सबसे ऊंचा है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार सबसे ऊंचा है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप कहोगे गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा छोटा राज्य है। ठीक है, अब आगे देखो, भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? NH-3, है ना। मोनाली से लेके लेह हाईवे, है ना। मोनाली से मनाली से लेके, है ना, क्या लिखेंगे हिंदी में? मनाली। मनाली से लेकर लेह। ठीक है, मनाली से लेकर लेह हाईवे तक नाम क्या है? NH-3। ये क्या है ना। देखो, जो NH-44 पढ़ा था हमने, वो सबसे लंबा है, श्रीनगर से जम्मू कश्मीर, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। ठीक है, ये क्या है? सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचा NH-3। ठीक है, मनाली से लेह तक। आगे देखो, भारत का पहला मेट्रो रेल कौन सा है? भारत का पहला मेट्रो रेल, तो सबसे पहली मेट्रो जो चली थी वो कहाँ चली थी? कोलकाता में। ठीक है, तो पहली मेट्रो रेल कौन सी है? कोलकाता मेट्रो। क्लियर है? आगे देखो, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो आपको पता है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। प्रतिभा पाटिल नाम आता है या फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आता है। आगे देखोगे, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क। तो फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। ठीक है, नाम याद रखिएगा। पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट क्या करती है? एक जंगल को चारों तरफ से, है ना, सेफ कर देती है, और इसके अंदर कई सारे जानवरों को, पेड़ पौधों को यहाँ रखा जाता है। अंदर छोटा सा एक जू टाइप का बनाकर रखा जाता है। लेकिन
पूरा उन्हें कैद नहीं किया जाता, जानवरों को कैद नहीं किया जाता है, वो खुले रहते हैं, पूरे जंगल जैसी व्यवस्था ही रहती है, ठीक है ना। उसी को अपन बोलते हैं नेशनल पार्क। अब यहाँ पर आप देखोगे, हम देखेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स देखेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो केंद्र सरकार में कौन कौन से व्यक्ति हैं, उनका क्या क्या पद है कैबिनेट मिनिस्टर में, ये सारी चीजें देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखोगे यहाँ पर, आप देखोगे यहाँ इमेज भी आपको दिख रही होगी, ये है हमारे राजनाथ सिंह है, ठीक है ना। राजनाथ सिंह कौन है, डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री। आप देखोगे यहाँ पर बने हैं अमित शाह बने हैं, ये आप इमेज को बाद में जूम करके देख सकते हो, अभी मैं सबके बारे में अलग से बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो आप देखोगे उसके बाद ये है हमारे कौन, नितिन गडकरी हैं, वहां पर आप देखोगे तो निर्मला सीतारमन है ना, नरेंद्र सिंह तोमर है, ये हमारे डॉक्टर एस जयशंकर हैं, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं। इसके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इन सभी के लाइन से, ठीक है। ये आप इमेज को बाद में स्टॉप करके यानी कि पॉज करके देख सकते हो। यहाँ देखो कैबिनेट मिनिस्टर की हम लिस्ट देखें तो सबसे पहले नाम आता है नरेंद्र मोदी का नाम आता है, और हमें पता है नरेंद्र मोदी क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है ना, नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे देखेंगे तो राजनाथ सिंह का नाम आता है, राजनाथ सिंह कौन है, तो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर का काम होता है कि भारत की रक्षा की चीजों को देखना, यानी कि कौन से हथियार हमें खरीदना है, कौन से आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, ठीक है ना, या नेवी के लिए कौन से हथियार हमें चाहिए, किस टाइप के हमें ड्रेस चाहिए, या कौन से नए हमें विमान खरीदना है ना, कौन सी रडार खरीदना है, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी किनकी रहती है, रक्षा मंत्री की रहती है, यानी कि इस समय है ना, कौन है, राजनाथ सिंह। अगर हम बात करें अमित शाह जी की, तो अमित शाह जो है गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री हैं। गृह मंत्री का काम क्या होता है, जो अमित शाह है गृह मंत्री, गृह मंत्री का मतलब होम मिनिस्टर, इनका काम रहता है कि भारत के अंदर की सारी व्यवस्थाओं को, सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखना इन्हीं का काम रहता है। इनका नाम क्या है, आप कहोगे अमित शाह क्या है, गृह मंत्री हैं। आगे आप देखोगे नितिन गडकरी, नितिन गडकरी क्या है, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री, यानी कि मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो नितिन गडकरी जी का काम क्या रहता है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। इसका मतलब होता है कि पूरे भारत के अंदर कहाँ कहाँ सड़कें बनवाना है, कितने राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज बनवाना है, ये पूरी जिम्मेदारी रहती है नितिन गडकरी की रहती है, यानी कि सड़क परिवहन मंत्री की रहती है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे निर्मला सीतारमन के बारे में, ये क्या है कि वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स की मिनिस्टर हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री का मतलब होता है जो व्यक्ति भारत के अंदर है ना सभी वित्तीय चीजें यानी कि पैसों से लेन देन से लेके हर चीज का लेखा जोखा रखते हैं, उसे अपन बोलते हैं वित्त मंत्री। नाम क्या है, तो नाम है आपका निर्मला सीतारमन, ठीक है ना। इस समय वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन है, ठीक है। बजट पेश करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। आगे आप देखोगे एस जयशंकर, ये क्या है, विदेश मंत्री हैं, यानी कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्री। इनका काम क्या रहता है, जो विदेश मंत्री हैं इनका काम रहता है कि भारत के अन्य देशों के साथ रिश्ते कैसे चल रहे हैं, किसके साथ कौन सा हमें व्यापार करना है, ये सब देख रेख की जिम्मेदारी रहती है विदेश मंत्री की, ठीक है ना। तो विदेश मंत्री है कौन इस समय, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। आगे देखोगे ये है पीयूष गोयल, ठीक है ना, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना। नाम क्या है, पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल साहब इस समय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। इनका मतलब काम क्या रहता है वाणिज्य और उद्योग मंत्री का, कि ये देखते हैं कि भारत में जितनी भी फैक्ट्रीज चल रही हैं, जितने भी उद्योग धंधे चल रहे हैं, उनका कामकाज कैसा चल रहा है, उससे सारी जानकारी ये अपने पास रखते हैं। आगे देखो, आगे हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जो है वो है स्वास्थ्य मंत्री, यानी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, ठीक है। इनका काम क्या रहता है, जो स्वास्थ्य मंत्री रहता है ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे कितने हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, कहाँ बनवाने हैं, कितने मेडिकल सुविधाएं देनी है, कहाँ पर देनी है, कितने एम्स बनाने हैं, कितने है ना, कितने जो है जो डॉक्टर्स हमें इस साल चाहिए या अगली साल तक कितने और नए डॉक्टर्स चाहिए, ये सारी चीजें स्वास्थ्य मंत्री का काम रहता है। कोरोना के समय में स्वास्थ्य मंत्री का काम सबसे ज्यादा बढ़ गया था, आपको बताइए है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित ही
देखो बीमारी से संबंधित ही चीज आएगी, त्राही त्राही मची थी, तो हमें पता है स्वास्थ्य मंत्री ही उस समय सबसे ज्यादा एक्टिव होंगे यानी कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, आगे देखोगे अगले नाम है शिवराज सिंह चौहान। ये कृषि मंत्री हैं। कौन है? कृषि मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, है ना। शिवराज सिंह चौहान को, शिवराज सिंह चौहान कहाँ के हैं तो आप बताओगे? एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। इन्हें एमपी में मामा जी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मामा जी के नाम से भी जाना जाता है शिवराज सिंह चौहान को। और ये कौन से मिनिस्टर हैं? तो कृषि मंत्री इस समय हैं। आगे देखोगे आप तो यहाँ पर देखोगे मनोहर लाल खट्टर, ये क्या है? ऊर्जा व आवास मंत्री, ठीक है ना, मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग। ठीक है, तो ये ऊर्जा से संबंधित चीजें देखती हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गई या पेट्रोलियम हो गया, उससे संबंधित सारी चीजें ये मनोहर लाल खट्टर देखते हैं। तो इस समय ऊर्जा और आवास मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। आगे आप देखोगे एच डी कुमार स्वामी, एच डी कुमार स्वामी ये कौन है? भारी उद्योग व इस्पात मंत्री, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील। यानी एस डी कुमार स्वामी जो हैं, जो स्टील के बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बड़े बड़े जो कारखाने लगे होते हैं, उद्योग होते हैं, उद्योग धंधे होते हैं, उनकी देख रेख करते हैं कुमार स्वामी। ठीक है, आगे देखो है अश्विनी वैष्णव, ठीक है, रेल आईटी व सूचना प्रसारण मंत्री। तो अगर बात करें कि रेल मंत्री कौन है तो आप कहोगे अश्विनी वैष्णव। अगर बात करें आईटी मंत्री कौन है तो आप कहोगे अश्विनी वैष्णव। आईटी मंत्री बोले या फिर सूचना प्रसारण मंत्री बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है ना, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी का मतलब क्या होता है? आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। ठीक है, तो कौन है? अश्विनी वैष्णव है। तो रेल से संबंधित जितने भी काम होते हैं कि कितनी ट्रेन हमें चलानी है, कहाँ नई पटरियां बिछानी है, या आईटी डिपार्टमेंट से यानी कंप्यूटर से संबंधित जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, या फिर आप देखोगे टेली कम्युनिकेशन से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं अश्विनी वैष्णव के अंदर। ठीक है, आगे आप देखोगे कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ये है शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है ना, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो बच्चों को शिक्षा कैसी देनी है, कौन सी किताब चलेगी, किस स्कूल को मतलब किस स्कूल में किस बोर्ड में क्या क्या चीजें किस टाइप से हैंडल होगी, सारा कुछ देखते हैं। कौन देखते हैं? शिक्षा मंत्री देखते हैं। और इस समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आगे आप देखोगे यहाँ पर, अब ये हम लोग उत्तर प्रदेश की कुछ चीजें देखेंगे, उत्तर प्रदेश के 2-3 पॉइंट देखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 2-3 पॉइंटों में पहला पॉइंट आपको याद रखना है योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दूसरा देखोगे केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य ये उप मुख्यमंत्री हैं या फिर लोक निर्माण मंत्री हैं। ठीक है, तो उप मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हमारे हो गए योगी आदित्यनाथ, और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन आज हमने कवर कर लिए हैं। ऑलमोस्ट आपके पेपर में इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको बहुत कुछ यानी कि लगभग सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, 20 से 25 मिनट की वीडियो मैं एक हो सकता है कल डाल दूं, तो उसे भी आप लोग देख लेना, तो आपके सारे क्वेश्चन आपको इसी के अंदर में से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो बढ़िया से तैयारी करके आना। ऑल द बेस्ट सभी के लिए।